स्टूडेंट्स, हम लोग लैंड फॉर्म फ्रॉम द अर्थ पढ़ रहे थे। उसमें पहला क्लास में आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दिया था कि इस धरती पर किस ढंग से स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उसमें हमने बताया था कि अंतर्जात और बहिर्जात बनते एंडोजेनेटिक्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के जरिए जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात जो बल था उससे जो महादेश और महासागर बने थे और पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण हुआ। और इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि महादेश और महासागर प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियां थी, फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म था, और पर्वत पठार और मैदान और झीलें जो थी वो द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियां। अब बहिर्जात बल से तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हम लोग अब जो शुरू करेंगे वो बहिर्जात बल से बने तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं बहिर्जात बल में, वो बहता हुआ जल यानी नदी, पवन, हिमानी, भूमिगत जल, इन सब महासागरीय जल, ये सभी 4-5 फैक्टर हैं। उनसे जो है वो स्थलाकृतियों का तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसमें आज हम उठा रहे हैं नदियों द्वारा बने स्थलाकृतियां, यानी बहते हुए जल द्वारा बने स्थलाकृतियां। डियर स्टूडेंट्स, जो नदियों के माध्यम से जो स्थलाकृति बनेंगी, जो स्थलाकृतियां, यानी इसको टोपोग्राफी भी बोलेंगे हम लोग, लैंड फॉर्म भी और टोपोग्राफी दोनों, ठीक है। जो टोपोग्राफी, हालांकि इसमें कुछ डिफरेंस है तो वो हम लोग को यहाँ नहीं देखना है। जो स्थलाकृतियां बनेगी उसमें 3 प्रक्रम होते हैं, यानी 3 प्रोसेस काम करता है, ठीक है। उसमें पहला प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं अपर्दन, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे इरोजन। दूसरा प्रक्रम जो होता है उसको बोलेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा प्रक्रम बोलेंगे निक्षेपण। इसको इंग्लिश से बोलेंगे डिपोजिशन। 3 प्रक्रम है, 3 प्रोसेस है जो नदियों के द्वारा जिसके कारण नदियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें अपर्दन क्या है, इरोजन क्या है? तो नदियां अपने बहने के क्रम में अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को तोड़ती है। तो नदियों द्वारा अपने वेग के माध्यम से जो पत्थरों को तोड़ा जाता है उसी को हम लोग अपर्दन या इरोजन बोलते हैं। क्लियर? अब दूसरा प्रक्रम शुरू होता है कि टूटे हुए भाग को वो अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो जब टूटे हुए डेब्रिस को यानी मलबे को जब वो नदियों के जल बहा करके ले जाती हैं तो उसी को परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यहाँ पर रुक करके एक बात बताना चाहते हैं आपको कि ये जो परिवहन का हमने एक्सप्लेनेशन किया, एक सामान्य एक्सप्लेनेशन है। ये इस तथ्य का सरलीकरण हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ। ये सिर्फ परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको सविंदर सिंह में एक्सप्लेन किया गया है बजाते तौर पर। इसमें जानना आपको बहुत कुछ है। उस पुस्तक को पढ़ करके आप उसको कंप्लीट करेंगे कि जो डेब्रिस है वो उसमें एक संतुलन होना चाहिए कि जल की मात्रा कितनी है, जल का वेग कितना है, उसके अनुपात में डेब्रिस रहना चाहिए, तभी उसका परिवहन हो। अगर उससे अधिक अनुपात में डेब्रिस है तो उसका परिवहन नदी नहीं कर पाएगी। तो अनुपात का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात यह हुआ कि डेब्रिस में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं।
कोई बोल्डर होता है, कोई ब्रेसिका होता है, कोई ग्रेनुल कहलाता है। साइज के आकार पे पत्थरों के नामकरण तय किए गए, तो उसका परिवहन हर का अलग अलग होता है। किसी पत्थर को लुढ़का कर करके वो परिवहन करती है नदी, किसी पत्थर को उछाल करके परिवहन करती है नदी, किसी पत्थर को बीच में ला करके बहा करके परिवहन करती है नदी। कोई पत्थर आपस में टकरा करके टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो उसके बहुत सारे अंश नदियों में मिल जाते हैं और नदियों के जल के अंग बन करके उनका परिवहन होता है। तो ये सारी बातें बहुत एक्सप्लेनेटरी है, बहुत व्याख्यायित है, और उसको अगर एक क्लास में लेना चाहेंगे तो संभव नहीं है। उसके लिए सबसे बेहतर बुक जो है मैंने आपको बता दिया, उससे उसको आप निकाल लीजिएगा। आईएएस के लिए वो सब टॉपिक जो है वो अलग से एक ज्यादा महत्व का हो जाता है। क्लियर? अब आइए, ये बहते हुए कहीं न कहीं पर उसका जमाव करेगा। डेब्रिस का कुछ जमाव नदी के मध्य भाग में हो जाता है और डेब्रिस का कुछ जमाव नदी के अंतिम भाग में होता है। तो मध्य भाग में जो हुआ, यानी नदियों की तीन अवस्थाएं हैं, एक युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था। जो पर्वत पर नदी बह रही है वो युवावस्था में, जो मैदानी क्षेत्र में नदी बह रही है वो प्रौढ़ावस्था में, और जो समुद्र से मिलने जा रही है जहां पर नदी, वो उसका वृद्धावस्था। तो ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का निर्धारण कैसे करते हैं? इसका निर्धारण नदी के जल के वेग से होता है, वेलोसिटी से होता है। पर्वत पर नदी का वेग अधिक होता है, इसीलिए उसको युवा नदी कहा जाता है। मैदान में नदी का वेग सुस्त पड़ जाता है, इसीलिए उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। और समुद्र में मिलने से पहले नदी का वेग एकदम धीमा हो जाता है, तो इसलिए उसको वृद्धावस्था बोलते हैं। तो नदी के वेग के आधार पर ही डेब्रिस का चालन निर्भर करता है। अधिकांश डेब्रिस मुहाने पर जाके जम जाते हैं, उससे भी स्थलाकृति का निर्माण। तो ये सारी बातें उन तीन प्रोसेस में आपको जाननी। अब देखिए कि ये तीन प्रोसेस के द्वारा, जो थ्री प्रोसेस हमने बताया, इसमें दो प्रकार का क्रिया होती है। माने नदी जो काम करेगी वो दो प्रकार का कार्य करेगी, और दो कार्य कौन से होंगे साहब? तो एक जो काम कहलाएगा अपरदनात्मक, इरोजन, और एक निक्षेपात्मक। इसका इंग्लिश में डिपोजिशन। कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों से, यानी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक क्रिया के दोनों क्रियाओं से नदियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, यानी टोपोग्राफी का निर्माण। क्लियर? प्रक्रियाएं तीन चलेंगी, तीन प्रक्रम चलेगा। नदी अपर्दन भी करेगी, नदी परिवहन भी करेगी, नदी निक्षेपण भी करेगी। लेकिन स्थलाकृतियां दो प्रक्रम से बनेगा, अपरदनात्मक प्रक्रम से और निक्षेपात्मक प्रक्रम से। यानी कुछ स्थलाकृतियां इसलिए बन जाएंगी क्योंकि नदी ने जो अपरदन किया उसे स्थलाकृति बनेगी, और कुछ स्थलाकृतियां ऐसी बनेंगी कि नदी ने परिवहन के बाद जो डिपोजिशंस किया, तो डिपोजिशन के कारण जो है कुछ स्थलाकृतियां बनी। तो इस कारण नदियों द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृति दोनों का निर्माण किया जाता है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें आपको नदियों के द्वारा बने स्थलाकृतियों में आपको याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां नदियां अपने अपरदनात्मक निक्षेपात्मक प्रक्रमों के माध्यम से बनाएंगी। तो इसमें एक बात याद रखिए कि पर्वतों पर नदियां जितना भी स्थलाकृति बनाएंगी
वो उसका सब का सब अपरदनात्मक हो, यानी वहां वेग बहुत अधिक रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वेग अधिक रहेगा तो अपरदन करेंगी। तो अपरदन के माध्यम से 3 प्रकार की स्थलाकृतियां वो बनेंगी, जो आमतौर पे पर्वतों पर ही बनेंगी, और मैदान में जैसे ही आएंगी वो सब का सब निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। तो ये आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए और उस क्रम से हम शुरू करते हैं, हम इंडिकेट करते चलेंगे कि कौन कौन अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं, कौन कौन निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। आपका दायित्व है कि इतना लगाव से लेक्चर को सुनिए कि आपको क्लास में ही सारी बातें याद हो। इस बात का ध्यान, बाद में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो उसमें पहला जो है वो स्थलाकृति जो बनाता है वो V आकार की है। V शेप वैली। अब देखिए V शेप वैली कैसे बनाता है। तो ये जो है पर्वतों पर अपरदनात्मक परक्रम के द्वारा बनी स्थलाकृति। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है इस स्थलाकृति का एक प्रश्न उठता है। इसका निर्माण जो होगा वो घाटियों में जो वैली होती है, जो घाटी होती है, उसमें नदियों के द्वारा अपर्दन किया जाता है, इरोजन किया जाता है, और इस अपर्दन के फलस्वरूप जो घाटियों का नदियां अपर्दन करती हैं, तो ये अपर्दन क्षैतिज रूप से अधिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो है इस ढंग से इंग्लिश में लिख देते हैं, वो इस रूप से अधिक करेंगे, ठीक है, और लंबवत रूप से कम। रूप से कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि परिणाम इसका क्या होगा। तो परिणाम इसका ये होगा कि घाटी का जो किनारा भाग है, इस किनारे भाग का अपर्दन अधिक होगा। अब जब किनारे भाग का अपर्दन अधिक होगा तो इससे जो घाटी शेप लेगी वो अंग्रेजी के V आकार का। इसी से V आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि नदियां का वेग बहुत ज्यादा है और उसके साथ पहले से ही बोल्डर या कंकड़ पत्थर चल रहे हैं, तो वो किनारों पर चोट करती रहती है, और चूंकि उफान ऊपर में रहता है इसलिए ज्यादा चोट ऊपर में रहता है, नीचे की ओर जो है वो कम दबाव रहता है, इसलिए एक किनारा भाग जो है वो V आकार का बनता चला जाता है और V आकार की घाटी का निर्माण होता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सभी के सभी नदियां जो है वो अपने V आकार की घाटी का निर्माण करती है। क्लियर? अब इसी में अगर घाटी बहुत गहरी हो गई, ये V आकार की घाटी, तो इसको गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉर्ज। अगर घाटी जो है गहरी हो गई, इसी को हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। और गॉर्ज से भी अगर अधिक गहरी हो गई, ये गॉर्ज भी अधिक जो है वो गहरा हो गया, तो फिर इसी को कैनियन बोलते हैं।
इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो कम गहरी घाटी गॉर्ज, उसमें आवाज कम होगा, और अधिक गहरी घाटी जो है कैन्यन, ये बहुत दूर से इसकी आवाज आप सुन लीजिएगा। वहां पर पहुंचने से 40-50 किलोमीटर पूर्व से ही आपको आवाज लगेगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बना हुआ है, तो आप अपने YouTube पर खोलकर देख सकते हैं। उसको ग्रैंड कैनियन बोला जाता है, उसका नामकरण है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। तो आप देखिए कि जो फोटो लिया है, जो वीडियो बनाया है बनाने वाले ने, वो 50 किलोमीटर से दूर पर बनाया, लेकिन वहां पर भी आवाज उसकी जो है वो जल की आ रही है। तो बृहद रूप को कैनियन और कम बृहद रूप को जो है गॉर्ज। ये वी आकार की घाटी है, और ये आई आकार में ही बनेगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जरा देख लीजिए। तो दूसरी प्रकार की जो स्थलाकृति बन रही है नदियों के द्वारा पर्वतों पर, वो आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी। इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। तो इसका जो निर्माण होगा आई आकार की घाटी का, वो सूखे क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जहां बरसात जो है वो कम हो रही है, जहां पानी कम बरस रहा हो, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में जो घाटी में जल की मात्रा होती है वो कम होती है। जब सूखा क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि जो घाटी होगी, पर्वतीय की बात मैं बोल रहा हूं, दूसरी जगह ये नहीं बनेगा, जो घाटी में होगा वो जल की मात्रा क्या हो जाएगा, कम। ये कहां बन रहा है वी आकार की, जहां जल की मात्रा अधिक है, ढलान ज्यादा है, तेज गति से नदी बह रही है, उफान से बह रही है, तो अपरदन कहां कर रहा है, क्षैतिज रूप से कर रहा है। लेकिन जो सूखा क्षेत्र है वहां घाटी में जल की मात्रा कम है, ठीक है। तो जल की मात्रा कम रहने का परिणाम होगा कि इसका जो जल का दबाव पड़ेगा वो लंबवत पड़ेगा, वर्टिकल यानी वर्टिकल पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल पड़ेगा। और जब दबाव लंबवत पड़ेगा तो ये कटान कहां करेगा, कटान नीचे की ओर करेगा, और जब नीचे की ओर करेगा तो इसका क्षैतिज भाग नहीं कटेगा, जितना इसकी चौड़ाई ऊपर में रहेगी उतना ही चौड़ाई नीचे में रहेगी, और इसका परिणाम क्या होगा साहब कि आई आकार की घाटी का निर्माण होगा। इसमें इसका डायग्राम जो है तो बना ही चुके हैं। ये वी आकार का डायग्राम हो गया, और यहां जो है आप ठीक है, यहां पर जल है, क्लियर। अब देखिए ये भी अपरदनात्मक प्रक्रम है, इरोजनल प्रोसेस है, ठीक है। अब एक तीसरा जो इरोजनल प्रोसेस है जो पर्वत पर बन रहा है वो है जल प्रपात या छिपरी का। इसको इंग्लिश बोलेंगे वाटरफॉल
और छिपलिका का इंग्लिश है रैपिड्स। देखिए रैपिड अगर बोलेंगे तो इसका उसका तीव्र तेज से बढ़ने वाला, एस लगा दीजिएगा तो वो नाउन हो जाएगा। तो रैपिड्स का अर्थ हुआ छिपरिका, बहुत कम जगहों में मिलता है इसलिए बताते चल रहे हैं आपको। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये जो दो अलग अलग शब्दावली है, यानी जलप्रपात और छिपरिका, इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बता दें कि ये छोटा रूप है और ये बड़ा रूप। थोड़ा सा समझने की कोशिश है, छोटा और बड़ा रूप का यहाँ पर अर्थ क्या है। कि पहले ये बता देते हैं कि आखिर जलप्रपात बनता कैसे है, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका जो निर्माण होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों से, जब नदी का जल नीचे गिरता है तो इससे जो है प्रपात बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र में नदियों का जल नीचे गिरने का प्रक्रिया होता है, उसमें गिरते समय जो नदी का जल गिर रहा है, गिरते समय ठोस चट्टान अवस्थित, यानी बहुत कड़ा चट्टान स्थित होता है, तभी जो है वो प्रपात का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझिए कि पर्वत ऊंचा में और नीचे है मैदान में, अगर ठोस चट्टान नहीं है तो क्या होगा पता है आपको। पर्वत पे अगर बलुआही चट्टान या मिट्टी नुमा चट्टान है या औसादी चट्टान है तो नदी उसको काटने लगेगी और काटते काटते एक स्लोप बना करके मैदान में पहुंच जाएगी। पानी एक गिरेगा नहीं ऊपर से, बल्कि पानी लुढ़क करके जो है वो चला है। तो ये आकृति जलप्रपात नहीं होती। जलप्रपात के लिए जरूरी है कि पानी पर्वत पे ऊपर से गिरे नीचे। अब इसके लिए जरूरी है कि पर्वत पर जो गिरने वाला स्थान है पर्वत का, जहां से पानी गिर रही है, वो ग्रेनाइट या बैसाल्ट चट्टान, यानी कठोर चट्टान, जिसका गिरता हुआ जल अपर्दन ना कर सके। तो ऐसी जगह पे स्थलाकृतियों का, जलप्रपातीय स्थलाकृतियों का निर्माण। अब देखिए हम आते हैं कि जलप्रपात और छिपरिका में क्या डिफरेंस है। तो एक हुआ कि मुख्य जो पर्वत है तो उसका एक एंड पॉइंट होता है, यहां पर ये एंड कर दिया और उसके बाद जल गिर रहा है ऊंचाई से, तो ये निश्चित रूप से जलप्रपात है। लेकिन वहीं पर यह भी होता है कि जलप्रपात गिर करके नीचे कुंड बन गया और कुंड से ही पानी तो निकलेगा, तो कुंड से पानी निकल रहा है तो थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। जैसे आप नवादा में जो है आप जाइए कपोलत जलप्रपात, एक उसकी आकृति है कि ऊपर से गिर रही तो जलप्रपात हुआ, और फिर कुंड में पानी जमा हो गया, और फिर कुंड के बाद जो है वो 5 फीट 10 फीट का जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई है, वहां से भी पानी गिर रहा है, तो वो छिपरिका हो। या फिर ककोलत में जो मुख्य पर्वत से पानी गिर रहा हो तो जलप्रपात हो गया। लेकिन उस पर्वत पर भी चढ़कर आप देखिएगा तो बहुत जगहों से जो पानी आ रही है ऊपर में,
तो ऊपर में भी कहीं न कहीं पर ऊंचाई से पानी नीचे गिर रही है, तो वो छिप्रिका हो गई। तो इस प्रकार से नदियों में जो जलप्रपात बन रहा है उनमें अनेक छिप्रिकाएं पाई जाएंगी पूरे नदी के परिवहन क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नदियों में जलप्रपात के साथ ही छिप्रिका होगी। ऐसा भी हो सकता है कि नदी जलप्रपात नहीं बना, सिर्फ छिप्रिका ही बना, यानी कम ऊंचाई से जो है वो पानी गिरे। तो ये जलप्रपात और छिप्रिका में महत्वपूर्ण अंतर था वाटरफॉल और रैपिड्स में। आमतौर पर पुस्तकों में, मटेरियल्स में ये डिफरेंस को क्लियर नहीं किया जाता है। समानार्थक शब्द के रूप में जलप्रपात, छिप्रिका या वाटरफॉल और रैपिड्स को लोग लेते हैं, लेकिन इसमें एक मूलभूत अंतर है। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ये सब जो मूलभूत अंतर है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 स्टूडेंट्स हमने जो बात की, डिस्कस किया, वो पर्वत पर नदियों द्वारा बनाए गए वो स्थलाकृतियां हैं जो उसके अपरदनात्मक प्रक्रम यानी इरोजनल प्रोसेस के द्वारा बन रहे हैं। अब हम यहां से नदी मैदानों में प्रवेश कर रही है। अब यहां से जो भी बनेगा स्थलाकृतियां वो निक्षेपात्मक या डिपोजिशन बनेगा। तो उसमें जो है वो, क्योंकि शुरू में हम बता चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, कौन अपरदनात्मक कौन निक्षेपात्मक, से दिखेगा नहीं है। अब उसके बाद निक्षेपात्मक में पहला जो बन रहा है वो है जलोढ़ पंप। इसको बोलेंगे एलोवियल फैंस। ये कब बनता है? तो जब नदी पर्वत से नीचे उतरती है तो पाद क्षेत्र में, जो पर्वत पाद क्षेत्र यानी माउंटेन फूट एरिया कहलाता है, माउंटेन के नीचे का जो भाग होता है वो पर्वत पाद क्षेत्र कहलाता है, माउंटेन फूट एरिया कहलाता है। इस पर्वत पाद क्षेत्र में बड़े बड़े बोल्डरों का निक्षेपण कर देते हैं। पत्थर के जो बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं, इसका क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। और इसी निक्षेपण जो करती है उसको भी बहा करके नहीं ले जाती है। इसी को हम लोग बांगर बोलते हैं। सॉरी, बांगर बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं भावर। बांगर नहीं, भावर। और इसी को बोलते हैं तराई। तो भावर और तराई में क्या डिफरेंस है? कि ऊपर से नदी नीचे गिरी तो बड़ा बड़ा जो बोल्डर हुआ वो वहीं पर जम गया। तो जम गया तो जिस ढंग से गिरती है तो इस ढंग से उसकी आकृति हो जाती है, ऐसे। इस ढंग से नीचे में आकृतियां जो है वो बनती चली जाए। तो पंखे के समान है। तो यहां पर जो होगा वो बड़ा बड़ा बोल्डर होगा। तो ये जो बड़ा बड़ा बोल्डर का ये होगा, इसी को हम लोग भावर बोलेंगे। ठीक है, यही जलोढ़ पंख हो गया। फिर उसके बाद उसमें जो बोल्डर से छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसको भी नदी जो है बहा करके नहीं ले जा पाएगी, कितना बड़ा हो। तो उसके बाद फिर अगला जो क्षेत्र होगा वहां उसका बाकी बचा भाग जो है वो जमा होगा, यानी इसी स्टाइल से। तो ये भाग क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। तो चाहे भावर हो चाहे तराई हो, ये सब पंख के रूप में रहेगा। और ये क्या है? तो जलोढ़ है। जलोढ़ अलुवियल उसको बोलते हैं कि जो पत्थरों से टूट करके जो मिट्टी बने उसको अलुवियल।
यहाँ नदी जो है विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा वो तो पानी जो है उसके अंदर से बहने लगता है। जैसे यहाँ देख रहे चंपारण में जाके देखिए आप, बिहार के चंपारण में, तो आपको भाबर तराई दोनों का दर्शन हो जाएगा। तो इसमें आप उस क्षेत्र में पैदल चल सकते हैं, आपके घुटने पर पानी मिलेगा, कहीं पर मिलेगा, लेकिन तराई में आकर कर करके जल ऊपर चला आता है। लेकिन यहाँ भी जो है जल ऐसा आपको डुबाने वाला नहीं मिलेगा, बहुत तो कमर तक मिलेगा, टेबल तक मिलेगा, क्योंकि अधिकांश पानी इसके भी अंदर अंदर बहती है। तो ये दोनों क्षेत्रों को हम लोग जलोढ़ पंख या एलोवियल फैंस के नाम से जानते हैं। तो इसका दर्शन करना है आपको, तो आप ही के स्टेट्स में जो है चंपारण एक जगह है, वहां भाबर तराई दोनों क्षेत्र देखने को मिलेगा। या कभी जो है आप उत्तर प्रदेश में जाइए, जहां गंगा नदी जो है वो हरिद्वार में नीचे उतरती है, तो वहां भी आपको इस तरह का दर्शन जलोढ़ पंख का जो है वो। तो ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब है कि जहां जहां जाइए वहां के भौगोलिक परिदृश्य पर थोड़ा दृष्टि रखें। अब देखिए अगला जो आकृति बन रहा है इसमें, वो अगला जो आकृति बन रहा है वो मियांडर और गोखुर झील। तो इसमें कहां पर बनेगा? तो मैदानी क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्र है इसमें नदी का जो वेग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है पर्वतीय क्षेत्रों से। अब जब वेग कम हो जाता है तो क्या होता है कि जो अवसाद है वो स्थान स्थान पर जमा होने लगते हैं। जमा हो जाते हैं, और जब ये जमा हो जाते हैं तो क्या होता है कि नदी की जो धारा है वो अंग्रेजी के एस की आकृति ग्रहण कर लेती है। नदी जो बहेगी किस ढंग से? इस ढंग से। ये नदी की धारा है, ये बीच बीच में नदी जो है वो बह रही। बात समझ में आ रही है? ये मैदानी क्षेत्रों में होता है, और बगल में डेबरी सब जमा हो गया। तो इसी आकृति को जो ये बना है, इसी आकृति को हम लोग मियांडर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि ये जो भाग है ना वो यहां से ऐसे हुआ और फिर ये सीधा हो जाएगा जब जल कम होगा इसमें। तो इसका बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? परित्यक्त हो जाएगा। तो इस परित्यक्त भाग में भी जो है वो जल जमा रहेगा। तो इसी को हम लोग, इस भाग को गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। ठीक है। अब देखिए चूंकि बोर्ड पे स्थान कम है, हमें और स्थलाकृतियां पढ़ानी है आपको, तो जो रेस्ट है उसको सिर्फ हेडिंग लिख देते हैं और बाकी को समझा देते हैं। तो अगला आकृतियां जो बनेगी छठा, वो बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान यानी फ्लड प्लेन। उसके बाद क्या बनेगा? प्राकृतिक तटबंध। और उसके बाद क्या बनेगा? तो डेल्टा। तो ये जो है दोनों, यानी बाढ़ का मैदान और प्राकृतिक तटबंध, ये नदी के प्रौढ़ावस्था की स्थलाकृतियां। जैसे ये प्रौढ़ावस्था की है, ये प्रौढ़ावस्था की है, तो ये दोनों भी प्रौढ़ावस्था की है। और जो लास्ट वाला डेल्टा है वो वृद्धावस्था की। ये तीनों वी आकार की, आई आकार की जलप्रपात, ये युवावस्था की स्थलाकृति।
क्लियर? जलोढ़ मियांडर या गोखुर झील, बाढ़ का मैदान या प्राकृतिक तटबंध, ये प्रौढ़ावस्था के स्थलाकृति है। और लास्ट में जो डेल्टा है वो वृद्धावस्था की, ओल्ड एज की नदी की स्थिति है। अब देखिए बाढ़ का मैदान कैसे बनता है। तो जो नदी होती है उसका एक मार्ग होता है जो गहरा होता है। उस गहरे मार्ग में नदी जो है वो बहती है, उसी का अनुसरण करती है। लेकिन कभी कभी नदी में जल की राशि अधिक आ जाती है। अब जल की राशि अधिक आने के दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो उद्गम क्षेत्र से ही जल अधिक आ रहा है, और दूसरा है कि नदी के तली में अवसाद ज्यादा जमा हो गए, डेब्रिस, इससे नदी की गहराई कम हो गई। तो उस वजह से भी ज्यादा जल आ भी नहीं रहा हो तो जो बहता हुआ जल है वही ऊपर चला आता है। तो इन दो कारणों से जो मूल उसका पथ है, उस पथ से नदी का जल बाहर आकर मैदानी क्षेत्रों में जहां तक फैल जाता है, तो फैले हुए भाग में जो नदी थी वो फैल करके फिर जब जल कम होता है तो फिर अपने मूल स्थान पे चली जाती है। तो वो स्थान जो है वो बाढ़ का मैदान है। हर नदी में का बाढ़ का मैदान होता है। तो बाढ़ का मैदान जो होता है वो काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें खादर मिट्टियां पाई जाती है, खादर जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद अगला जो है प्राकृतिक तटबंध। तो नदियां जब अपने बाढ़ को ले आती तो एक स्थान ऐसा आता है कि जहां से नदियां आगे, तो उसमें हम बता रहे थे आपको कि नदियों का जल जो है वो जब मैदानी क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से फैलती हैं, हॉरिजॉन्टल रूप से, तो एक समय आता है कि उससे आगे नहीं बढ़ पाती दोनों छोड़। तो जहां से नहीं बढ़ पाती है वहां पर डेब्रिस का निक्षेप कर देती है, डिपोजिशंस कर देती है। तो वो एक तटबंध का निर्माण करता है। ऐसे तटबंध को प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। तो ये बाढ़ के समय में टूट भी जाता है, अगर बहुत मजबूत हुआ तो बाढ़ के पानी को रोके भी रहता है। डेल्टा का जहां तक है तो वृद्धावस्था की अवस्था है। इस वृद्धे अवस्था में नदी क्या करती है कि उसके साथ जो डेब्रिस जाती हैं उसको वो बहा ले जाने में असमर्थ नहीं होती, इसलिए मार्ग में ही छोड़ते हुए चली जाती है। और ऐसी स्थिति में नदियों की धाराएं विभिन्न खंडों में बढ़ती हुई चली जाती है। तो नदियां की धाराएं विभिन्न खंडों में बढ़ती है और बीच में स्थलीय भाग हो जाता है। तो इस तरीके बने हुए आकृतियां को जो है वो हम लोग डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा के बहुत सारे रूप हैं। डेल्टा अलग से पढ़िएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बहुत सारे प्रकार हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जो बांग्लादेश और भारत में स्थित है। तो नदियों द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ इतनी प्रकार की थी स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम हिमानियों द्वारा या अन्य प्रक्रमों द्वारा बना स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला बना हुआ वीडियो आपको स्वयं मिल जाए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। थैंक यू।